चलो बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। तो आप लोग फटाफट कुछ पॉइंट नोट कर लो डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड, फिर हम लोग इसको समझते हैं। इन दिस कैश बुक, अब डबल कॉलम कैश बुक भी क्या है, कैश बुक है। इन दिस कैश बुक वी विल रिकॉर्ड cash as well as bank transaction. Will record cash as well as bank transaction. ठीक है। उसके बाद यहां पे हम लोग जो कॉलम प्रिपेयर करेंगे वो कैश के साथ साथ बैंक का भी हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, यानी वी प्रिपेयर कॉलमनर फॉर्म, वी प्रिपेयर columnar form of cash book with two column of amount, with two column of amount। ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कैश बुक के जैसा कैश बुक ही प्रिपेयर करेंगे, बट अमाउंट का हम लोग के पास क्या रहेगा, दो कॉलम रहने वाला है, एक कैश का दूसरा बैंक का। ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कैश कॉलम की। तो कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस रहने वाला है। कैश कॉलम विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। अब देखो, कैश कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। आपके पास जितना कैश रहेगा उतना तो ही खर्चा करोगे आप। ऐसा तो नहीं है कि कैश 100 रुपया आप खर्चा 150 रुपया करोगे। कैश आपके पास जितना रहेगा उतना ही आप खर्च कर सकते हो। इसीलिए कैश कॉलम हमेशा क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। बट बैंक के कॉलम के केस में ऐसा नहीं है। बैंक कॉलम में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आपको एज अ बिजनेस आप मैन आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, यानी आप जो कैश जमा करते हो बैंक में उससे ज्यादा पैसा निकाल लेते हो तो उसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो उस केस में आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो वही हम लोग नोट करेंगे, बैंक कॉलम में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। बैंक कॉलम में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक कॉलम में डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। और क्रेडिट किसको बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं। यानी आप यहां पे नोट कर सकते हो कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है आप समझो। जैसे कि मान के चलो आप एक कस्टमर हो, ठीक है, आपने क्या किया, बैंक में पैसा जमा किया। ये क्या है, बैंक है। आपने क्या किया, मान के चलो कि आपने 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया, डिपॉजिट किया। डिपॉजिट कितना किया, 1 लाख रुपया। ठीक है। और आप क्या करते हो, बैंक में से निकाल लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो 1.5 लाख रुपया। विड्रॉ कर लेते हो 1.5 लाख रुपया, यानी 1.5 लाख विड्रॉ कर लेते हो। ठीक है। अब देखो, ये सुविधा हर एक कस्टमर के पास नहीं रहता है। जिसका क्रेडिबिलिटी अच्छा है, बैंक के साथ अच्छा रिलेशन है, उसका फिनेंशियल कंडीशन अच्छा है, तो बैंक उसको ये सुविधा देती है कि आप जितना पैसा जमा करते हो उससे ज्यादा भी आप चाहे तो आप निकाल सकते हो। तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उसके वजह से कभी कभी बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है, आप जितना पैसा जमा किए हो तो उससे ज्यादा अगर निकाल लेते हो तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। चलो, तो हमने यहां तक क्या सीखा कि डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, अमाउंट के, कैश के और बैंक के। ठीक है। दोनों कॉलम में अब आपका जो कैश का कॉलम होता है उसका हमेशा जो लास्ट में बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस सी बाय डी जो आएगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा। बट बैंक का क्या हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी होता है। क्रेडिट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट के वजह से। ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की। इसकी बात करने वाले हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव।
अब जब डिस्काउंट अलाउड की अगर बात करें तो जब हमें क्या होता है कि इमीडिएटली कैश मिल जाता है तो हम उस कैश सेल के ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर को। टाइम पे अगर कस्टमर हमें पेमेंट कर देता है तो हम डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। साथ ही अगर हम जब गुड्स खरीद रहे होते हैं अपने क्रेडिटर से और उस टाइम में हमें अगर हम अर्ली पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता भी है। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए खर्चा होता है, डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए क्या होता है, रेवेन्यू होता है। ठीक है, ये क्लियर है। अब कैश बुक में जो इसका ट्रीटमेंट है इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको अलग अलग बुक में हो सकता है कोई टीएस ग्रवाल का बुक फॉलो करते होंगे, किसी कोई डॉक्टर एसके सिंह के बुक को फॉलो करते हैं, तो वहां पे कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहां पे देखना है कि कौन सा सिनेरियो है। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को मैं दो सिनेरियो में बांट के आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहला सिनेरियो, सिनेरियो 1, थोड़ा ध्यान से आप इसको देखना। ठीक है, आपको बोला जाएगा प्रिपेयर कैश बुक। आपको क्या बोला जाएगा, प्रिपेयर कैश बुक। ठीक है, और ये हो सकता है आपको बोला जाएगा कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, और कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनो, आपको क्या बोला जा रहा है, केवल कैश बुक बनाने हैं, और वो भी क्लियर बोल दिया जाता है कहीं कहीं पे कि कैश बुक में कैश और बैंक का कॉलम रखना है। यानी आपको डिस्काउंट के लिए आपको कैश बुक के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। यानी आपको कैश बुक के अंदर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आपको क्या करना होगा कि आप कैश बुक बनाने के बाद आप नीचे में जो भी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव से संबंधित ट्रांजैक्शन होंगे उसके जर्नल आपको नीचे में रख देने हैं। वैसे तो आपको कोई ट्रांजैक्शन मिलता है जिसका कैश बुक में आप उसको पोस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी उसका संबंध कैश और बैंक से नहीं होता है, तो उस ट्रांजैक्शंस को भी रिकमेंड किया जाता है कि आप क्या करो, आप वर्किंग नोट में जो ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर नहीं जाता है उसका जर्नल एंट्री आप वर्किंग नोट के अंदर नीचे में एज ए नोट्स आप रख सकते हो। यानी वो सारे ट्रांजैक्शन जो कि कैश बुक का पार्ट नहीं होता है उसको आपको जर्नल एंट्री कर देना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर अच्छे से समझ ले कि बच्चे ने, चूंकि ये ट्रांजैक्शन कैश बुक का पार्ट नहीं था इसलिए बच्चे ने जर्नल एंट्री कर दिया। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आपको डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की जर्नल एंट्री कर देनी है। तो क्या होगा सर, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की जर्नल एंट्री। ठीक है, आप यहां पे लिख लो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड, जो भी डिस्काउंट अलाउड है और रिसीव्ड है उसको हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री के रूप में। इज रिकॉर्डेड बिलो द कैश बुक, कैश बुक के नीचे, बिलो द कैश बुक एज जर्नल एंट्री के रूप में, जर्नल एंट्री के रूप में आपको करना है। अब जर्नल एंट्री तो उम्मीद करता हूं आपको आता ही होगा। डिस्काउंट अलाउड का क्या एंट्री करते थे जर्नल जब करते थे, तो सर डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या होता है कि हमको जब हम क्या करते हैं डेटर को पेमेंट करते हैं तो हमें कुछ छूट मिल जाती है, तो उसके लिए हम लोग एंट्री कर लेते हैं डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, यानी जिसको भी आप पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाता है टू डेटर अकाउंट। ये हमारे लिए क्या होता है, खर्चा होता है, ये हमारे लिए खर्चा होता है। हमें क्या होता है कि हमें डिस्काउंट देना पड़ता है अपने डेटर को जब भी डेटर पेमेंट करता है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिस्काउंट रिसीव की, डिस्काउंट रिसीव्ड की। अब डिस्काउंट रिसीव की क्या होगा सर, जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलता है, तो हम क्या करेंगे क्रेडिटर को डेबिट करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करते हैं, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो ये डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है जो साल के अंत में पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, इनकम होता है जो पीएल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आपको क्या करना है, कैश बुक के नीचे में ये जर्नल एंट्री कर देना है। अब एक बात का और ध्यान रखना है कि कभी क्या होता है कि आपको जो कस्टमर से डिस्काउंट मिला ना, पैसा मान के चलो किसी कस्टमर ने
20,000 रुपया दिया, हमने उसको 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब वो जो 20,000 कैश में नहीं देके वो चेक में दिया, और किसी कारणवश वो चेक बाउंस हो गया, यानी चेक क्या हो गया, डिजॉनर हो गया, चेक कैंसिल हो गया। उस केस में क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स यानी डेटर टू डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा। उसी तरह से मान के चलो हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट किया, हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया और हमारा चेक में कुछ गड़बड़ी होने के कारण से चेक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फिर क्रेडिटर टू जो डिस्काउंट रिसीव हमने एंट्री किया उसको रिवर्स करना पड़ता है। तो ये पॉइंट आप लिख लो कि नोट के रूप में, नोट इफ द एबव चेक इज डिसऑनर्ड, इफ द एबव चेक इज डिजॉनर, क्या होता है अगर हमारा एबव चेक यानी इसके लिए जो चेक अगर मिलता है वो डिजॉनर हो जाता है, तो क्या करते हैं, देन क्या होगा, वी विल रिवर्स द एबव एंट्री, देन वी विल रिवर्स द एबव एंट्रीज, वी विल रिवर्स द एबव एंट्रीज। हम लोग क्या करेंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो हमने बात कर लिया कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का पहला सिनेरियो, कि अगर हमें ये नहीं बोला जाए कि कैश डिस्काउंट का कॉलम हमें कैश बुक के अंदर रखना है, ठीक है, डिस्काउंट का कॉलम बस आपको बोलता है कैश बुक बनाने के लिए और कैश और बैंक कॉलम रखने के लिए। तो आपको अगर कोई डिस्काउंट से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको कैश बुक के नीचे में जर्नल एंट्री आपको कर देनी है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं दूसरा सिनेरियो की, सिनेरियो 2। अगर आपको बोलता है कि कैश बुक में आपको डिस्काउंट का कॉलम भी रखना है, ठीक है, सिनेरियो 2 क्या बोल रहा है, इफ कैश बुक required to prepare cash and discount column, if cash book required to prepare cash and discount column, cash and discount column या बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, तब क्या करोगे, ठीक है। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन मैंने चेक किया, टीएस ग्रेवाल के बुक में नहीं दिया हुआ है, बट एसके सिंह में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो अगर आपको कुछ नहीं बोलता है, डिस्काउंट कॉलम बनाने के लिए नहीं बोलता है, तो सच में आप जर्नल एंट्री कर दो, कैश बुक के नीचे हो गया आपका काम। बट अगर क्वेश्चन बोल देता है कि आपको कैश बुक बनाना है जिसमें आपको डिस्काउंट के कॉलम भी बनाने हैं, तो आप जर्नल एंट्री नहीं करोगे, आपको क्या करना है, उसी कैश बुक के अंदर पोस्ट करना है। डिस्काउंट के लिए अलग डेबिट साइड में आपको डिस्काउंट अलाउड का कॉलम बनाना है और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव का कॉलम बनाना है। बस इसकी खासियत ये होती है कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। डिस्काउंट अलाउड का टोटल कर देते हैं और डिस्काउंट रिसीव का टोटल करते हैं, यानी डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड का टोटल, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव। और पोस्टिंग तो जैसे जो नॉर्मल रूल है लेजर के पोस्टिंग का वैसा ही अप्लाई होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपको बोल दे कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम प्रिपेयर करना है, तो फिर आपको जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कैश बुक के अंदर ही आपको डिस्काउंट का कॉलम रखना है, डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव। तो ये कुछ पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, अगर आपको डिस्काउंट का कॉलम बनाना है तो आपको एडिशनल कॉलम आपको रखना होगा डिस्काउंट का, एडिशनल, सॉरी डबल डी लगा दो, एडिशनल, हाँ, एडिशनल कॉलम ऑफ डिस्काउंट, एडिशनल कॉलम ऑफ डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन ईच साइड ऑफ कैश बुक, ऑन ईच साइड ऑफ कैश बुक, यानी आपको कैश बुक में दोनों साइड आपको डिस्काउंट के कॉलम रखने पड़ेंगे, ऑन ईच साइड ऑफ कैश बुक। क्या नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या करना है, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम, डेबिट साइड में क्या रखोगे, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्काउंट अलाउड को, रिप्रेजेंट्स डिस्काउंट अलाउड। डेबिट साइड में हम डिस्काउंट अलाउड को दिखाएंगे, ठीक है,
डिस्काउंट अलाउड किसको, कस्टमर को, यानी कस्टमर बोलो या डेटर बोलो, टू कस्टमर। और ये स्पेलिंग कहीं कहीं गलती होता है तो आप उसको ठीक कर लेना, TOS इसको ठीक करो, अलाउड टू कस्टमर। ठीक है, हमने क्या बोला, डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम रिप्रेजेंट डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को ही हम डेटर बोलते हैं। ठीक है, एंड क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम, एंड क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट कॉलम ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव किससे डिस्काउंट रिसीव करते हैं सर, क्रेडिटर से। रिप्रेजेंट डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। ठीक है, तो हमने क्या बात किया कि हमने बोला कि डेबिट साइड जो डिस्काउंट कॉलम का होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट साइड जो होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद एक बात और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस, जैसे कैश बुक में हम लोग बैलेंस करते हैं ना, कास्टिंग करते हैं यानी टोटलिंग करते हैं, जिस साइड कम रहता है उस साइड लिखते हैं बैलेंस C/D, फिर उस साइड अपोजिट साइड लाते हैं टू बैलेंस B/D। तो वो नहीं करना है, आपको बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड अलग है, डिस्काउंट रिसीव अलग है। तो आपको डिस्काउंट अलाउड और रिसीव को टोटल कर देना है, बट बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दोनों साइड अलग अलग टोटल होंगे, डिस्काउंट अलाउड का टोटल अलग होगा, डिस्काउंट रिसीव का अलग टोटल होगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को पूरा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। बट ये पॉइंट आप नोट कर लो कि डिस्काउंट कॉलम नीड नॉट टू बी बैलेंस, डिस्काउंट कॉलम नीड नॉट टू बी बैलेंस, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है डिस्काउंट कॉलम को। ठीक है, तो ये पॉइंट था डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड का। मुझे लास्ट क्लास में शायद बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इसका जर्नल एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डिस्काउंट कॉलम बोलता है अलग से खोलने के लिए तो आपको जर्नल एंट्री नहीं करना है, बल्कि आपको डिस्काउंट कॉलम खोलना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में और पोस्ट करनी है। ठीक है, बट अगर आपको कुछ नहीं बोले, क्वेश्चन साइलेंट है, तो उस केस में आपको डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड से रिलेटेड अगर कोई जर्नल मिलता है तो आपको नोट में कैश बुक के नीचे आपको वो जर्नल दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आई होप क्लियर है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है डबल कॉलम के अंदर, कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? अब कॉन्ट्रा एंट्री आप लोग जानते होंगे, वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं एक साथ। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग बोथ कैश एंड बैंक, इन्वॉल्विंग बोथ कैश एंड बैंक, दोनों साथ में साइमल्टेनियसली। अब क्या होता है, कोई ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों साथ में इन्वॉल्व हो, जैसे कि इसके अंदर दो ट्रांजैक्शन बेसिकली आते हैं। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश को आप जमा कर रहे हो बैंक के अंदर, आप मुझे बताओ क्या एंट्री करोगे, इसका क्या इंपैक्ट होगा। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सर अगर बैंक में जमा करते हैं तो क्या होगा, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश जमा कर रहे हैं, हमारे हाथ से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जा रहा है। यानी इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप देखो तो एक डेबिट हो रहा है, दूसरा क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, यानी बोथ इन्वॉल्व है, कैश और बैंक दोनों साथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब दूसरी ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब इसकी क्या एंट्री करेंगे, सर इसकी एंट्री करेंगे, बैंक से पैसा निकाले हैं तो आपके हाथ में क्या आया, कैश अकाउंट आया, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, और आपके पास से क्या चला गया, बैंक का बैलेंस चला गया, यानी बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो ये एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे दोनों इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, कैश और बैंक दोनों के साथ डील हो रहा है। ठीक है, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो क्या कैश बुक में इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, जैसे पोस्टिंग करते हैं वैसे ही पोस्टिंग करेंगे। बस एक बात आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको नोट में लिखा देता हूं, कि कॉन्ट्रा एंट्री को सी के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, तो आपको लेजर फोलियो में आपको सी सिंबल आपको लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, नोट क्या करने हैं, फॉर कॉन्ट्रा एंट्रीज
और कॉन्ट्रा एंट्रीज वी यूज कौन सा सिंबल, सी। ठीक है, हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, सी सिंबल यूज करते हैं। कहां पे वो डालनी होती है, वो डालनी होती है इन लेजर फोलियो। वी यूज सी सिंबल इन L/F कॉलम। हमको L/F कॉलम में आपको ये कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी सिंबल डालनी पड़ती है। चलो, तो अब हम लोग डबल कॉलम कैश बुक पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने में क्वेश्चन रखा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन कैश बुक। आपको कैश बुक में ट्रांजेक्शन को इंटर करने हैं विथ कैश एंड बैंक कॉलम, यानी आपको कैश और बैंक दोनों के कॉलम बनाने हैं। आपके पास ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, डबल कॉलम कैश बुक बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या डालोगे, हेडिंग, कैश बुक का हेडिंग डालोगे। ठीक है, अगर किसके बुक में बनाना है अगर वो दिया रहता तो हम उसका नाम लिखते, नहीं तो आप खाली इन द बुक्स ऑफ लिख के आप छोड़ सकते हो, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट, यानी इससे पता चल जाएगा कि किसके बुक में बनाना है। अगर नाम रहता तो हम लोग वो नाम देते। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कैश बुक। हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं। और उसके अंदर आपको लिखना है कि कैश बुक के अंदर कौन कौन सा कॉलम रखने वाले हैं हम लोग। तो कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे, कैश बुक का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। कैश बुक का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे जो कि सेम टू सेम लेजर के फॉर्मेट जैसा ही होता है, बट यहां पे हमें कैश और बैंक दो कॉलम बनाने हैं, तो अमाउंट के कॉलम क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। एक कॉलम डेबिट साइड भी बढ़ जाएगा और क्रेडिट साइड भी, यानी हम लोग नॉर्मली कैश बुक जो बनाते थे, सिंपल कैश बुक, उसमें 4 कॉलम रखते थे, अब क्या हो जाएगा 5 कॉलम रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडिंग डाल दो, दो साइड में टी शेप में बनता है। ठीक है, एक हो गया डेट का, एक हो गया डेट का, फिर अमाउंट्स का दो कॉलम बन जाएगा, कैश का और बैंक का। फिर क्या होगा, एक हो जाएगा आपका लेजर फोलियो, क्या हो जाएगा, लेजर फोलियो का कॉलम। फिर इस तरह से एक डेट का कॉलम हो जाएगा क्रेडिट साइड में, 2 अमाउंट्स के कॉलम हो जाएंगे, 2 अमाउंट्स के कॉलम हो जाएंगे और एक लेजर फोलियो का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह से हमने फॉर्मेट बना दिए। फॉर्मेट के अंदर क्या रखने वाले हैं, डेट, आप फटाफट ध्यान से देखो, पर्टिकुलर्स, ये क्या हो जाएगा, लेजर फोलियो, ये हो जाएगा कैश का, ये हो जाएगा बैंक का। कैश और बैंक का ये कौन सा कॉलम है, अमाउंट का कॉलम है, अमाउंट और साथ में रुपीज भी डाल दो क्योंकि इंडियन करेंसी में है तो रुपीज। उसी तरह से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, अमाउंट। कैश का अमाउंट अंदर में ही रखो अगर जगह है तो, कैश, बैंक, अमाउंट। ठीक है, रुपीज एंड रुपीज। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो इस तरह से हमने फॉर्मेट बना ली, मैंने आपको फॉर्मेट बना के दिखा दिया। अब हम लोग पोस्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 1 जून 2020 को कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये क्या होता है सर, ये होता है ओपनिंग बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। ये आपको दिया हुआ है। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ये मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। तो कैश इन हैंड हमारे ओपनिंग बैलेंस कितना है, 800 1 जून 2020 को। तो हमने हेडिंग रखा 2020 1 जून को हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है, जिसको हम बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी का मतलब ब्रॉड डाउन, लाया गया। हमारे पास डेबिट बैलेंस है कितने का सर, हमारे पास 800 रुपया का कैश का बैलेंस है। अब बैंक का बैलेंस जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में। अगर हमें बैंक का बैलेंस दिया रहता तो हम डेबिट में लिखते, बट हमें दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब हमारा बैंक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो आप क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं बाय बैलेंस बी बाई डी, बाय बैलेंस बी बाई डी। ये भी कितना, 2020 के 1 जून को ये कितना है सर, ये है 5700। तो ये बैंक के कॉलम हमें लिखना है क्रेडिट साइड में, यानी कैश के कॉलम में ब्लैंक। इसी तरह से बैंक के कॉलम में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक।
अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7 जून को हुआ है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती। भारती से क्या हुआ है, एक चेक मिला है 3250 का। और नीचे में देखोगे तो 9 तारीख को हुआ है डिपॉजिट द एबव चेक इनटू बैंक। अब बताओ, अगर चेक सेम डे जमा हो जाता तब तो बैंक अकाउंट डेबिट टू भारती कर देते, बट चेक जो है 7 तारीख को मिला और जमा हुआ 9 तारीख को। तो जिस दिन मिला उस दिन हम क्या एंट्री करते हैं, तो सर हम एंट्री करते हैं चेक इन हैंड को डेबिट करते हैं, ना कि बैंक को डेबिट करते हैं। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती। अब ये हमारे कैश बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि कैश बुक में क्योंकि हम कैश और बैंक का कॉलम बनाए हैं, तो हम केवल कैश और बैंक से संबंधित लेन देन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बट चेक इन हैंड को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मैंने बोला जो ट्रांजैक्शन आप कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हो, उससे आप क्या करो, कैश बुक के नीचे उसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दो, जिससे कि आपको एग्जामिनर को यह डाउट ना हो कि बच्चे ने इस को छोड़ दिया। वो क्लियर रहेगा कि चूंकि इस जर्नल का इंपैक्ट कैश बुक में नहीं जाएगा, इसीलिए बच्चे ने कैश बुक में नहीं डाला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 7 तारीख के जर्नल को हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक के नीचे। तो मैंने नेक्स्ट पेज में आप क्या करना, कैश बुक के नीचे इस जर्नल को रिकॉर्ड कर लेना। 2020 7 जून को क्या एंट्री होगा, सर चेक इन हैंड मिला है भारती से, तो चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे। चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती। ये आपको क्लियर हो गया कि ये क्यों लिख रहे हैं। आप चाहो तो अगर इसको इग्नोर भी करना चाहो, इस जर्नल को आप नीचे में नहीं लिखना चाहते हो, नहीं लिखोगे, मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर आपका अच्छे से कॉपी चेक करे और आपसे खुश हो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे, तो आप ये जर्नल कर दोगे तो वो बेटर होता है, क्योंकि एग्जामिनर क्लियर रहेगा कि आपने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो क्या कितना अमाउंट, सर 3250। 3250, ठीक है, 3250 हमने रिकॉर्ड कर दी। चलो अब नेक्स्ट देखो, ये हमने रिकॉर्ड कर दी, ये हम कैश बुक में नहीं डाल रहे, क्यों, क्योंकि इसका एंट्री हुआ है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू भारती, तो इसका कैश और बैंक से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, 9 तारीख को हुआ है, बोल रहा है डिपॉजिट द एबव चेक इनटू बैंक। अब वो सेम चेक क्या हुआ, बैंक में जमा हो गया 9 तारीख को, तो एंट्री क्या होगा, बैंक में जमा हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और वो जो चेक हैंड डेबिट हुआ था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये सब हम लोग एंट्री में सर सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। क्या एंट्री हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो सर बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे 3250 का बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो जो पैसा मिला है यानी चेक इन हैंड से मिला है, तो हम चेक इन हैंड को क्या करने वाले हैं सर, डेबिट करने वाले हैं। चेक इन हैंड अकाउंट कितना तारीख, सर 9 जून को। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 15 तारीख को, चेक रिसीव हुआ है पन्ना लाल से। ध्यान से सुनना, चेक रिसीव हुआ है पन्ना लाल से। अब देखो, अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलता है कि चेक जमा हुआ है या नहीं हुआ है, आप थोड़ा नीचे में एक जो ट्रांजैक्शन है उसको जरूर पढ़ लेना, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये वो जो चेक है सेम डे जमा हुआ था या नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला है चेक रिसीव हुआ है, जमा करने का बात हुआ ही नहीं है, तो आपको नीचे देखना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ पन्ना लाल से संबंधित जो ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 28 तारीख को। क्या ट्रांजैक्शन है, बोल रहा है पन्ना लाल का चेक इंडोर्स कर दिया गया कमल को। पन्ना लाल का चेक किसी दूसरे हमारे जो वेंडर थे कमल, उसको दे दिया गया। इसका मतलब हुआ कि वो पन्ना लाल का चेक जमा नहीं हुआ था। अगर बैंक में जमा हुआ रहता तो फिर हम कमल को कैसे चेक देते वापस। तो इसका मतलब हुआ कि वो चेक पन्ना लाल से जो मिला हमको, वो अभी तक हमने बैंक में नहीं जमा किया, और 28 तारीख को वही चेक हम कमल को दे दिए। वही चेक क्या किए, कमल को दे दिए। अब ध्यान से देखना, ये दोनों एंट्री क्या होना चाहिए, सर पन्ना लाल से जब चेक मिला तो क्या एंट्री करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे टू पन्ना लाल। क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल। ये फटाफट ये एंट्री कर लो, क्योंकि ये कैश बुक में नहीं जाएगा। 15 जून को क्या एंट्री होगा, सर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल। अब ये एंट्री इसलिए भी कर लेते हो जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहता, नहीं तो आप कंफ्यूज होते क्यों नहीं दिखाए सर, क्यों नहीं दिखाए, क्योंकि देखो चेक इन हैंड डेबिट और पन्ना लाल क्रेडिट हुआ है, कहीं भी कैश और बैंक दिख नहीं रहा, इसीलिए नहीं दिखाए। कितने का अमाउंट था, सर 1200 का था, 1200 का। अब ये क्लियर हो गया, इसीलिए चेक इन हैंड और पन्ना लाल इन दोनों को कैश बुक में नहीं दिखाया। अब अगला ट्रांजेक्शन देखो, 15 तारीख को तो हमने एंट्री कर दिया। 20 को क्या हुआ कि भारती का चेक रिटर्न डिजॉनर, यानी भारती का चेक क्या हो गया, डिजॉनर हो गया। बैंक ने उस चेक को बैंक में ट्रांसफर करने से मना कर दिया, यानी भारती का चेक क्या हो गया, डिजॉनर हो गया।
तो बताओ भारती का एंट्री क्या किए थे, जब भारती को आप चेक जमा कर दिए थे तो क्या एंट्री किए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, और जब चेक इन हैंड रिसीव किए थे तो चेक इन हैंड डेबिट किए थे टू भारती। अब वो भारती का चेक डिजॉनर हो गया। डिजॉनर होने पे क्या होता है सर, जिस पार्टी ने हमको चेक दिया उसको हम पकड़ते हैं, यानी फिर से उसको डेटर बनाते हैं, भारती को हम डेबिट करेंगे और क्या करेंगे, हमारा जो बैंक का बैलेंस बढ़ गया था, आप देख सकते हो डेबिट साइड में हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया था, उसको हम कम करेंगे। तो एंट्री करने वाले हैं भारतीय डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो भारतीय डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यानी बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको दिखाना पड़ेगा, यानी कैश बुक में क्रेडिट साइड में हमें दिखाना पड़ेगा 3250 से हम क्या करने वाले हैं, भारती को डेबिट करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे बाय भारती, बाय भारती, ठीक है, कितना से 3250 से, कितना तारीख को सर, ये तारीख है 20 तारीख को, 20 जून, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर चेक डिजॉनर होता है तो हम पार्टी को फिर से डेबिट करते हैं, भारती को डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इसीलिए भारती को हमने डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया, तो हमारा पोस्टिंग क्या हो गया, बाय भारती बैंक के क्रेडिट साइड में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 28 तारीख को क्या हुआ, पन्ना लाल का चेक इंडोर्स कर दिया गया। हमारे पास जो चेक मिला था पन्ना लाल का वो हमने कमल को दे दिया, तो एंट्री क्या करेंगे, हमने चेक दिया सर, तो हम क्या करेंगे, कमल को डेबिट करेंगे और चेक इन हैंड को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, यहां पे हमने जो चेक इन हैंड को डेबिट कर रखा था, अब क्या करेंगे, कमल को डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, 28 जून को कमल को डेबिट करेंगे 1200 से और चेक इन हैंड को क्रेडिट करेंगे। अब यहां पे बताओ कहीं कहीं भी आपको दिख रहा है बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट का संबंध, नहीं सर, तो हम इसे कैश बुक में नहीं दिखाएंगे, चेक इन हैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1200 से। तो इस एंट्री को भी हम क्या करने वाले हैं, कैश और बैंक के कॉलम में नहीं दिखाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, कैश बुक से बाहर है, तो हम इसको जर्नल के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो ये भी हो गया। अब 30 तारीख को क्या हुआ, इनकम टैक्स पे किया गया चेक के द्वारा। जब भी पेमेंट होता है चेक से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, इनकम टैक्स का पेमेंट हुआ है। तो सर आपने सिखाया था कि इनकम टैक्स क्या होता है, बिजनेस के ऑनर का पर्सनल खर्चा होता है, इसीलिए हम उसके लिए ड्रॉविंग को डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगा, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में ड्रॉविंग को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे 30 तारीख को। 30 तारीख को हम दिखाने वाले हैं बाय ड्रॉविंग अकाउंट 30 जून को, 30 जून को कितना अमाउंट सर, 150 रुपया, वो भी बैंक के कॉलम। क्लियर हो गया। चलो अब देखो और कोई ट्रांजेक्शन है सर, और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो फटाफट सबसे पहले क्या करो, कैश अकाउंट को बंद करो। कैश में तो सर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं था, बिल्कुल कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं था, तो हम कैश को फटाफट क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो कैश का अमाउंट कितना है सर, 800, कैश को बंद कर दिए 800, उसका बैलेंस ज्यों का त्यों है, जैसा था वैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हम इसे बोलेंगे बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाय डी। अब ये 800 ही रहने वाला है, क्योंकि क्रेडिट साइड में कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है 30 जून को, महीना के अंत में, ठीक है। अब अगले महीना के शुरू में यानी 1 जुलाई को इस ये क्या बाय बैलेंस सी बाई डी किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी, कितना 800। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमारा कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अब बात कर लेते हैं बैंक की, तो बैंक का कौन सा साइड सर ज्यादा है, तो देखो, तो बैंक का मुझे तो दिख रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा है, मुझे किस साइड दिख रहा है ज्यादा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में 5700 प्लस 3250 प्लस 150, इसको तीनों को जोड़ो, 5700 प्लस 3250 प्लस 150, सर टोटल हो रहा है 9100, 9100। तो दोनों साइड लिख दो 9100, क्योंकि आपका डेबिट साइड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब डेबिट का साइड कम हो रहा है, तो इसको 30 जून को क्या हो जाएगा, जितना से कम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे टू बैलेंस सी बाई डी, टू बैलेंस सी बाई डी। कितना से कम हो रहा है सर, 9100 माइनस 3250, 5850। अब इसको बोलते हैं टू बैलेंस सी बाई डी। तो ये भी अगले महीना के शुरू में यानी 1 जुलाई को क्या हो जाएगा, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस बी बाई डी, इसको लाया जाएगा, इसको बोलते हैं बाय बैलेंस बी बाई डी। ब्रॉड डाउन किया गया कितना, 5850, 5850। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो हमने क्या किया,
बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस यानी बैंक का बैलेंस क्या है, क्रेडिट में है 5850 और कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट में। इस तरह से हमने कैश बुक को क्लोज कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था डॉक्टर एसके सिंह के बुक से। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। अब यहां पे देखो आपको बोला जा रहा है आपको कैश बुक बनाना है जिसमें कि आपको 2 कॉलम रखने हैं, कैश के और डिस्काउंट के। अब जब हमें क्वेश्चन बोल दिया है कि डिस्काउंट का भी कॉलम रखना है, तो हम ऐसा नहीं कि आप डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री करके बाहर में जर्नल एंट्री करके आप छोड़ सकते हो, आपको डिस्काउंट के लिए अलग से कॉलम बनाने हैं। बस खास बात यहां पे ये है कि डिस्काउंट के लिए डेबिट में जो कॉलम रहेगा उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट में जो रहता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अब यहां पे हमें कैश बुक बनाना है, डिस्काउंट कॉलम बनाना है, तो हमारे पास फॉर्मेट है। अब देखो किसके बुक में बनाना है वो आपको नहीं दिया है, तो आप इसी तरह से इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11। कैश बुक हेडिंग डाले विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वही डेट रहेंगे, पर्टिकुलर्स रहेंगे, डेट पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा लेजर फोलियो। ठीक है, और इस साइड भी क्या हो जाएगा, लेजर फोलियो। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, कैश का अमाउंट हो जाएगा, कैश अमाउंट रुपीज। उसी तरह से यहां पे जो होगा, मैं पतले पेन से लिख रहा हूं, ये होगा डिस्काउंट अलाउड। इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। थोड़ा सा आप लोग स्पेस देना और डिस्काउंट अलाउड के अंदर ही अमाउंट लिखो, अमाउंट और रुपीज। ठीक है, उसी तरह से यहां पे क्या हो जाएगा सर, डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर्स हो जाएगा, पर्टिकुलर्स हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, कैश के लिए कॉलम बनेगा, कैश अमाउंट रुपीज। दूसरा क्या हो जाएगा, ये होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, रुपीज। चलो तो अब हम लोग फटाफट पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 2019 के 1 अगस्त को कैश इन हैंड दिया हुआ है, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है। इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस। और कैश का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। कितना, 1500 1 अगस्त 2019 को। तो 2019 1 अगस्त क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी। क्या लिखने वाले हैं, टू बैलेंस बी बाई डी। कैश में लिखने वाले हैं हम लोग 1500, कैश में क्या लिखेंगे, 1500। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पेड टू नीरज। नीरज को पे किया तो क्या एंट्री होगा सर, नीरज को डेबिट करेंगे और टू कैश जो भी पेमेंट किए हैं। बट यहां पे नीचे में ही दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। तो क्या एंट्री होगा, नीरज को डेबिट करना है, उसको कैश देना है। कैश तो हमने 300 दिया, उसने डिस्काउंट दिया। इसका मतलब हुआ कि नीरज का कितना रखे थे सर, 310 रखे थे। नीरज को कितना रखे थे, 310। ठीक है, तो एंट्री क्या होना चाहिए सर, एंट्री होना चाहिए नीरज डेबिट हो जाएगा 310 से। ठीक है, और कैश उसको दे रहे हैं हम लोग, कैश कितना दे रहे हैं सर, 300 दे रहे हैं, और हम उससे क्या रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट उसके द्वारा दिया गया है। ध्यान से सुनना, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, तो मेरे लिए क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो हम एंट्री करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव कितना, 10 रुपया। तो हमारे कैश बुक में चूंकि मुझे डिस्काउंट का कॉलम भी बनाना है, तो हमारे कैश बुक में कैश में तो क्रेडिट होगा 300 नीरज, और डिस्काउंट रिसीव में कितना होगा, 10 नीरज। ठीक है, कितना तारीख को, 2 तारीख को। तो हम बोल रहे हैं 2019 के 2 अगस्त को क्या हो रहा है, बाय नीरज हो रहा है, बाय नीरज। कैश में कितना सर, 300, और डिस्काउंट रिसीव में कितना, 10 रुपया। आई होप क्लियर हो गया होगा डिस्काउंट रिसीव का कैसे कॉलम बनाते हैं। आपको इस तरह की कॉम्प्लेक्स, अगर आपको डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो आपको साइड में आप वर्किंग नोट में आप क्या कर सकते हो, जर्नल तैयार कर सकते हो, जिससे कि आपको पोस्टिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो ये कैश और डिस्काउंट का कॉलम हमें बनाना था, तो कैश और डिस्काउंट के अगेंस्ट में कौन था, नीरज था। तो हमने क्या किया, नीरज को क्रेडिट कर दिया कैश और डिस्काउंट के कॉलम में। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 8 तारीख के ट्रांजेक्शन को। 8 तारीख क्या हुआ है सर, 8 तारीख को कैश परचेज हुआ है। तो कैश परचेज का एंट्री तो बहुत आसान है सर, परचेज अपॉन डेबिट टू कैश, यानी कैश क्या हुआ है, गया है।
गया हुआ है, गया है। यहाँ पे कैश बुक में बहुत आसान है, आप देखो कैश आया है तो डेबिट साइड में, कैश गया है तो क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या हुआ, परचेज टू कैश हुआ है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बाय परचेज। क्या लिखने वाले हैं, बाय परचेज अकाउंट। कितना तारीख को सर, 8 अगस्त को। अमाउंट कितना सर, 400 रुपया, 400 रुपया। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आर प्रसाद से मिला 980 रुपया, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 20 रुपया। अब जरा सोचो कि आर प्रसाद ने हमारा कितना पैसा रखा होगा सर, 1000 रखा होगा, उससे हमें मिल रहा है 980, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हुआ 980, और हम डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट अलाउड किए हैं, डिस्काउंट अलाउड किए हैं कितना, 20 रुपया। ठीक है, टू आर प्रसाद, टू आर प्रसाद कितना हो जाएगा सर, 1000 हो जाएगा। यानी क्लियर है कि कैश और डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा टू आर प्रसाद। कितना तारीख को, 10 तारीख को। तो 10 अगस्त को क्या लिखने वाले हैं, टू आर प्रसाद, टू आर प्रसाद। कैश में कितना सर, कैश मिला है 980 और डिस्काउंट दिए हैं 20 रुपया। तो इस तरह से डिस्काउंट अलाउड में जाएगा ये एंट्री। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तो बहुत आसान है सर। नगद में हम गुड्स को बेचे हैं, सोल्ड गुड्स किया फॉर कैश 400 रुपया का, तो सेल करने का क्या एंट्री करते हैं, कैश सेल्स। तो सर कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। तो 15 तारीख को, 15 अगस्त को क्या हो रहा है, सेल की वजह से पैसा आया है, तो टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट साइड में, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट, कितना सर, 400 रुपया। तो हो गया ये ट्रांजेक्शन भी क्लियर। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, पेड किए हैं वीरेंद्र को 295 और उससे डिस्काउंट मिला है 5 रुपया। तो वही बात है कि टोटल मिला के 300 रुपया वीरेंद्र को देने थे। वीरेंद्र को कितना देने थे, 300। तो हम वीरेंद्र को कितना से डेबिट करेंगे सर, वीरेंद्र को डेबिट करेंगे, वीरेंद्र को डेबिट करेंगे 300 से, बट हम पे किए हैं मात्र 295, कैश दिए हैं 295 और हमको डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट हमने क्या किया, रिसीव किया है 5 रुपए का। यानी हमारे कैश और डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट साइड में जाने वाला है बाय वीरेंद्र। कितना तारीख को सर, 22 तारीख को। 22 अगस्त को क्या हुआ है, बाय वीरेंद्र, वीरेंद्र। अब वीरेंद्र क्या हुआ, वीरेंद्र को हम 295 दिए और डिस्काउंट रिसीव कितने का, 5 रुपए का। ठीक है सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, मजदूरी पे किए 25 तारीख को। तो ये तो आसान ट्रांजेक्शन है, मजदूरी खर्चा होता है, खर्चा को डेबिट करते हैं, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 50 रुपया। तो कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, यानी पेमेंट हुआ है, तो ये किस साइड जाएगा सर, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या एंट्री होगा, बाय वेजेज, बाय वेजेज कितना 50 रुपया, 50 रुपया। कितने तारीख को सर, 25 तारीख को, 25 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, पेड टू संजीव, संजीव को पेड किए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट विच शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 400। अब भाई संजीव भाई साहब का 400 रुपया का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था, हमने उनको फुल सेटलमेंट में 390 रुपया ही दिए, यानी उसने, संजीव ने हमें 10 रुपया का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट रिसीव किए। तो एंट्री क्या होगा, वेरी सिंपल सर, संजीव का क्रेडिट बैलेंस था, अब उसको सेटल कर रहे हैं तो संजीव को डेबिट करेंगे। कितना का बैलेंस था, 400 का दे रहे हैं, तो कैश कितना का जाएगा सर, 390 और बाकी का 10 का क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव किए। यानी कैश और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में हम क्या लिखने वाले हैं, बाय संजीव। कितना तारीख को, 30 तारीख को, 30 तारीख को लिखने वाले, 30 अगस्त को लिखने वाले हैं बाय संजीव। कितना सर, 390 कैश में गया और 10 रुपया का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। हो गया, हमने सारे ट्रांजेक्शन लिख लिए। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन इसमें कवर हो गए, हमें जर्नल एंट्री करने की कोई भी जरूरत नहीं हुई। अब बच्चे को कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकता है कि सर डिस्काउंट का क्या हम जर्नल एंट्री नोट्स में कर सकते हैं। देखो नोट्स में करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी तुम उसको कैश बुक के पार्ट में रखे हो, डिस्काउंट का कॉलम बनाए, तो तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम हमेशा यही रिकमेंड करेंगे कि तुम टाइम उसमें बर्बाद करना, जैसे कि कोई जर्नल ऐसा है जो कि कैश बुक का पार्ट नहीं है, ठीक है, तब उसको वर्किंग में लिख लेना चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने इसको जानबूझ के कैश बुक में नहीं दिखाया क्योंकि ये कैश बुक का पार्ट नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि इससे क्या होगा कि एग्जामिनर का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप तुम क्लियर हो गए होगे इस पॉइंट को लेके।
चलो अब हम क्या करने वाले हैं सर, अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग करने वाले हैं। टोटलिंग करने वाले तो सबसे पहले चलो कैश का टोटलिंग कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कैश का टोटलिंग करेंगे। चलो तो कैश में देखो आप फटाफट कि कैश का डेबिट साइड, हमेशा कैश का डेबिट साइड ही ज्यादा होगा, ये क्लियर है, क्योंकि जितना पैसा रहेगा उतना ही तो खर्चा करोगे। तो डेबिट साइड में देखो कितना हो रहा है सर, 1500 प्लस 980 प्लस 400 कितना हो रहा है, 2880 रुपया हो रहा है सर, 2880 रुपया। हमने क्रेडिट साइड में भी लिख दिया 2880, और देख रहे हैं कि कितना से कम हो रहा है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में कितना हो रहा है सर, -300 कर दो, -400 कर दो, -295, -50 और -390। ठीक है, तो कितना हुआ 1445। अब ये कहलाएगा बाय बैलेंस सी बाई डी। क्या कहलाएगा, बाय बैलेंस सी बाय डी। ये कितना, महीना के अंत में, यानी 30 अगस्त को ही। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ के शुरू में, यानी अगस्त के बाद कौन सा महीना होता है, सितंबर। तो 1 सितंबर को ये निकल के आ जाएगा बाहर। इसको बोलते हैं टू बैलेंस बी बाई डी ब्रॉड डाउन। कितने का सर, 1445 का। अब सर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का टोटल कर लेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड का 20 है और डिस्काउंट रिसीव का कितना है, 10 5 15 10 25। अब इसका बैलेंसिंग मत करने के लिए चले जाना, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों अलग अलग लेजर है, इसीलिए इसका बैलेंसिंग नहीं हो गया। यहां तुम्हारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तुम देख सकते हो कैश का बैलेंस कितना है, 1445, डिस्काउंट डेबिट 20, डिस्काउंट क्रेडिट 25। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट डबल कॉलम कैश बुक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग को मैं होमवर्क ये दे रहा हूं कि डबल कॉलम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं तुम कर लो। अब तुमको ध्यान रखना है कि जहां पे केवल कैश बुक बोला है, जहां पर आपको अलग से नहीं बोला है डिस्काउंट कॉलम बनाने के लिए, तो तुमको डिस्काउंट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट का जर्नल एंट्री नीचे में लिख लेना। ठीक है, अगर तुमको बोलता है डिस्काउंट कॉलम बनाने के लिए तो तुम डिस्काउंट कॉलम भी बनाना। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।